दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसके अंतर्गत हमने दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मार्च माह 2025 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, मार्च माह 2025 से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एग्जाम बंधु एकेडमी, वो आप जरूर ज्वाइन करें भाई। ठीक है, इसकी पीडीएफ है वो इसी टेलीग्राम पे आपको मिलेगी भाई। आगे देखो, प्रश्न नंबर 1 है आपका, क्या है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किस स्थान पर 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है वो स्थापित किया गया है। यानी यहाँ पर जो है वो भाणेजपुरा जैसलमेर, भानीपुरा बीकानेर, भैंसाना जैसलमेर और बोडाना जैसलमेर भाई। ठीक है, ये जो है वो स्थान है और मार्च माह का करंट अफेयर है। किसने स्थापित किया है? तो टाटा पावर रिन्यूएबल जो एनर्जी है, ठीक है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस स्थान पर 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है वो स्थापित किया गया भाई। ठीक है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा आपका? बी आंसर आपका सही हो जाएगा, भानीपुरा। ठीक है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा भाई? भानीपुरा हो जाएगा। जैसे भानीपुरा जो है वो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड बीकानेर के भानीपुरा में सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। ठीक है, आपको इतना याद रख लेना, भानीपुरा बीकानेर। अगला प्रश्न देखो, भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ शुरू किया गया भाई? ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जैसे देखो, न्यूज तो क्या क्या है, न्यूज तो आपकी क्या है, इंडिया राजस्थान की है, लेकिन यह जो है वो जो है नेशनल राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। ठीक है, कैसा प्रश्न है भाई? क्योंकि भारत का पहला है वो सिकल वेलनेस हब है, वो कहाँ खोला गया था, तो ये राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। ठीक है, दो ये जो है वो आपके किसके इंपॉर्टेंट है? जैसे पटवार के अंदर जो राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ते हैं, जो बार बार पूछते हैं कि सर क्या है, तो राष्ट्रीय करंट अफेयर जो है वो पटवार वाला, वो जो है राजस्थान की, इसी तरह की जो राजस्थान की न्यूज है वो आपको पढ़नी होती है उसके अंदर। तो उसके अंदर जैसे पहला सिकल सेल वेलनेस हब है वो आपका कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है आपका सही है भाई। ठीक है, उदयपुर में है वो शुरू किया गया था। अगला देखो आप, क्या है? उदयपुर जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर जिले के बाल चिकित्सालय के सिकल सेल एक्सीलेंस सेंटर में, ठीक है, बाल चिकित्सालय के सिकल सेल एक्सीलेंस सेंटर में भारत के पहले सिकल सेल जो वेलनेस हब है उसका क्या किया गया था? शुभारंभ किया था भाई। ठीक है, उसके बाद में देखो, इंडिया टुडे सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 समारोह में आमेर किला किस श्रेणी में है वो पुरस्कृत किया गया भाई? ठीक है, क्या प्रश्न है? देखो, सर्वेक्षण किसका है? इंडिया टुडे सर्वेक्षण पुरस्कार में किस किले को, आमेर किले को किस श्रेणी में है वो पुरस्कृत किया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका जो है वो विरासत गंतव्य श्रेणी के अंदर है वो आमेर किले को इंडिया टुडे सर्वेक्षण में क्या है पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, ये आपको इसी तरीके से याद रखना है। आपका जो है विरासत गंतव्य आंसर हो जाएगा आमेर किले को बेस्ट हेरिटेज श्रेणी, सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी में, तथा कुंभलगढ़ को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन श्रेणी या सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी में, तथा बीकानेर के बेस्ट कैलिनरी डेस्टिनेशन श्रेणी जो है वो सर्वश्रेष्ठ पाक कला श्रेणी में। यानी आपको यहाँ पर है वो 3 चीजें याद रखनी है इंडिया टुडे सर्वे के लिए। एक तो आप क्या रखोगे? आमेर किले का याद रखोगे, जो हमारा प्रश्न था विरासत गंतव्य के अंदर बेस्ट हेरिटेज श्रेणी। ठीक है, यदि ये विरासत गंतव्य शब्द नहीं आता है, ऐसे शब्द लिखा आता है बेस्ट हेरिटेज श्रेणी, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा जो है आपका कौन सा है? कुंभलगढ़ है, और कुंभलगढ़ को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन या सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी है उसमें अवार्ड दिया गया था। तीसरा आपके जो बीकानेर की जो है वो सर्वश्रेष्ठ जो कला है उसको दिया गया था भाई क्लिनरी डेस्टिनेशन को। ठीक है, उसके बाद में आप देखो आगे, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, ये मैंने आपको जो है वो दिसंबर या जनवरी माह के करंट अफेयर के अंदर ये मैंने आपको बताया था कि कालिका जो है वो पेट्रोलिंग यूनिट जो शुरू की गई थी, उसकी जो पहले कितनी यूनिट थी, अब जो है वो कितनी हो गई है? यानी पहले जो 250 यूनिट थी, अब 250 की स्वीकृति ऑल मिलकर के कितनी हो गई है भाई? 500 है वो आपके कितना हो गया? कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की जो संख्या कितनी हो गई? 500 हो गई भाई। ठीक है, राज्य सरकार ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का दायरा बढ़ाते हुए
250 यूनिट की और मंजूरी दी है। अब पेट्रोलिंग जो यूनिट की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है, 500 संख्या हो गई है। ये आपको क्या याद रखना है। सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थाओं, बाजारों में महिला व बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ आदि की घटनाओं को रोकथाम के लिए जो है वो कालिका यूनिट का गठन किया गया था। ये जो है वो पेट्रोलिंग करती है और जो है ये छेड़छाड़ की घटनाएं हैं उनको रोकने का है वो काम करती है भाई। ठीक है, 500 है अब यूनिट स्थापित कर दिए, आपको याद रखना है भाई। ठीक है, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन केंद्र का उप केंद्र कहां पर बना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आने वाले जो एग्जामों के अंदर ये क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इस प्रश्न को क्या रखना है, याद रखना है। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन केंद्र का उप केंद्र है वो कहां पर बनाया गया है, तो भाई इसका जो उप केंद्र है वो आपके कहां, जयपुर के अंदर है वो बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन केंद्र आपका जो है इसका उप केंद्र जयपुर में बनाया गया था। और इसका जो है हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य सुदूर संवेदन जो है उपयोग, एप्लीकेशन का मतलब हो गया उपयोग केंद्र का उप केंद्र कहां पर बनाया है, जयपुर में बनाया। ठीक है, वो इंग्लिश में और ये हिंदी में हो गया। आप आगे देखो, राजस्थान दिवस 2025 का समापन राज्य स्तरीय निवेश उत्सव के साथ कहां पर हुआ। यानी राजस्थान दिवस हम जब कब मनाते हैं भाई, 30 मार्च को। ठीक है, तो जब 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं तो हम पढ़ रहे हैं मार्च का करंट अफेयर, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस का जो समापन समारोह हुआ था वो निवेश उत्सव के रूप में हुआ। और वो कहां पर हुआ था, तो निवेश उत्सव सीधा पूछ ले कि कहां पर है हुआ था, तो निवेश उत्सव आपके जयपुर में हुआ था, सीधा सीधा याद रखना है। ठीक है, जैसे जयपुर के अंदर हुआ है राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, एवं राज्य स्तरीय निवेश उत्सव 31 मार्च को जयपुर में आयोजित हुआ था भाई। ठीक है, उसके बाद में आप देखो, अभिमान अवार्ड 2025 के अंतर्गत हनुमंत सिंह अवार्ड किन क्रिकेटरों को मिला है। यानी अवार्ड का नाम कौन सा है, अभिमान अवार्ड है। इसके तहत क्या है, जो काफी सारे अवार्ड दिए जाते हैं उनमें से एक अवार्ड है हनुमंत सिंह अवार्ड है, वो जो है किसको मिला है ये आपको बताना है। इसका जो आपका सेंसर हो जाएगा वो महिपाल लोमरोड एवं सुमन मीणा हो जाएगा। यानी ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा, महिपाल लोमरोड और सुमन मीणा को है वो हनुमंत सिंह अवार्ड मिला है। अभिमान अवार्ड 2025 के तहत हनुमंत अवार्ड मिला है भाई। ठीक है, यानी यहाँ पर आप देखोगे कि जो महिपाल लोमरोड और उनको मिला है हनुमंत अवार्ड मिला है उनको। ठीक है, किस कैटेगरी में, सीनियर कैटेगरी के अंदर। उसके बाद में अंडर 23 कैटेगरी के अंदर, अंडर 23 कैटेगरी के अंदर सलीम दुर्रानी अवार्ड है वो दिया जाता है और वो मिला है आपके मोहित छांगरा और उषा परेरिया को। ठीक है, कौन सा अवार्ड, सलीम दुर्रानी अवार्ड है वो मिला है मोहित छांगिया और मोहित छांगरा एवं उषा परेरिया को। उसके बाद में अंडर 19 अवार्ड है वो किशन रुंगटा अवार्ड है। अंडर 19 अवार्ड जो दिया जाता है वो किशन रुंगटा है, ये दिया गया था जतिन सैनी और मैना सियोल को। ठीक है, यानी एक पुरुष खिलाड़ी और एक महिला खिलाड़ी। ठीक है, दोनों को जो है साथ में जो है दिया गया है। यानी अंडर 19 की यदि बात करें तो पुरुषों के अंदर जतिन सैनी को, महिलाओं के अंदर मैना सियोल को। अवार्ड का नाम क्या है, अंडर 19 के लिए किशन सिंह रुंगटा दिया जाता है, अंडर 23 के लिए सलीम दुर्रानी दिया जाता है, सीनियर के लिए हनुमंत सिंह अवार्ड दिया जाता है और अंडर 16 भी है, अंडर 16 के लिए हनुमंत सिंह अवार्ड, लक्ष्मण सिंह अवार्ड दिया जाता है अंडर 16 के लिए। और यह दिया गया यथार्थ भारद्वाज व धृति माथुर। ठीक है, यथार्थ भारद्वाज जो है धृति माथुर को। ठीक है, तो ये धृति माथुर को अंडर 15 में दिया गया है और यथार्थ भारद्वाज को है अंडर 16 में दिया गया। ठीक है, उसके बाद में आपका एक और अवार्ड है अमेजिंग प्लेयर अवार्ड है। ठीक है, अमेजिंग प्लेयर अवार्ड है वो कार्तिक शर्मा और यहाँ पर जो है लड़कियों में किसको दिया गया है, आयुषी गर्ग को दिया गया है। ठीक है, यानी अमेजिंग जो है प्लेयर अवार्ड है वो कार्तिक शर्मा और आपके आयुषी गर्ग को दिया गया। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड हैं आप, और ये अवार्ड किसके तहत दिया जाता है भाई, अभिमान जो अवार्ड है, अभिमान अवार्ड 2025 है। इसका जो संयुक्त रूप से नाम है अभिमान अवार्ड 2025 है। यानी ये जो सारे अवार्ड है वो अभिमान अवार्ड के तहत दिए जाते हैं, संयुक्त नाम याद रख लेना, अभिमान अवार्ड। ठीक है, इनके तहत ये अवार्ड है वो दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व, ठीक है, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार कराईकल देखा गया था। भाई ये कराकल या कराईकल जो ये है, ये अभी प्रश्न आया था पहले। ठीक है, अभी कुछ देर दिन पहले आरपीएससी के अंदर ये प्रश्न आया था कि जो है वो किस टाइगर रिजर्व है उसके अंदर कराईकल देखा गया था भाई। तो ये मुकुंदरा हिल्स है, मुकुंदरा हिल्स के अंदर देखा गया था भाई। यानी ये आपके प्रश्न आया है या तो फर्स्ट ग्रेड में आया या फिर एएसओ के अंदर आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स। यानी देखो आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाल ही में भारत की
सबसे दुर्लभ वाइल्ड कैट्स में से एक कराइकल, ठीक है, को पहली बार है वो राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में देखा गया है। ये मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त क्या है, बिल्ली है भाई, ठीक है। यानी क्या है, जो है वो आपके वाइल्ड कैट्स यानी जंगली बिल्ली है, जो मध्यम आकार की और संकटग्रस्त अभी स्थिति के अंदर है, आप यानी रेड डाटा के अंदर जो है वो शामिल है ये। और उसके बाद में देखो, राजस्थान में पहली बार अंडे से शुतुरमुर्ग कहाँ बाहर आया भाई, ठीक है भाई, देख लो प्रश्न है वो कितना शानदार प्रश्न है। राजस्थान में पहली बार अंडे से शुतुरमुर्ग है वो कहाँ बाहर आया, इसका मतलब क्या हो गया कि राजस्थान में अंडे से शुतुरमुर्ग है वो बाहर इतने दिन नहीं आता था, अभी जो है वो पहली बार बाहर आया है। तो जो है वो कहाँ पर आया है, वो आया भाई आपके रामनिवास बाग जंतुआलय के अंदर है। रामनिवास बाग जंतुआलय के अंदर जो है शुतुरमुर्ग है वो अंडे से बाहर आया भाई, ठीक है। बाकी जगह है वो राजस्थान के अंदर बाहर नहीं आता है। उसके बाद में आप देखो, रामनिवास बाग जंतुआलय हाल ही में रामनिवास बाग स्थित जयपुर जंतुआलय में राजस्थान में पहली बार अंडे से शुतुरमुर्ग है वो बाहर आया है। यानी चेन्नई से लाए गए शुतुरमुर्ग के जोड़े का प्रजनन है वो सफल रहा है भाई, ठीक है। गौरतलब है कि शुतुरमुर्ग अवंतिका, शुतुरमुर्ग का नाम क्या है, अवंतिका ने फरवरी में 11 अंडे दिए भाई, ठीक है। कितने अंडे दिए हैं, 11 अंडे दिए हैं, आपको याद रखना है नाम क्या है, अवंतिका भाई, ठीक है, अवंतिका है। ये तो जो है आरपीएससी होती है ना, तब ये जो है वो प्रश्न जरूर पूछती है, ठीक है। वो क्या पूछेगी, स्टेटमेंट देंगे कि भाई जो है निम्न में से कौन सा जो है आपका सत्य है, या फिर कथनों पर विचार करो। फिर वो देगी कि जो है वो रामनिवास बाग जंतुआलय के अंदर पहली बार जो है वो अंडे से शुतुरमुर्ग बाहर निकला। फिर ये कहेगा कि जो है चेन्नई से शुतुरमुर्ग का जोड़े का है वो लाया और उनका प्रजनन किया गया। फिर एक स्टेटमेंट होगा कि शुतुरमुर्ग का नाम क्या है, अवंतिका है, या फिर कोई दूसरा नाम दे देगा। फिर आएगा जो है इन्होंने जो है फरवरी में कितने अंडे दिए भाई, जो है 11 अंडे दिए या 13 अंडे दिए, ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये आरपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो है आरएसएसबी का फिलहाल अभी ऐसा कोई पैटर्न है नहीं, आरपीएससी का तो वही पैटर्न है। फिर वो आपको जो है क्या पूछेगा, कौन सा सही है, 1 2 1 2 3 2 3 4, या जो है उपयुक्त सभी जो भी है, इस तरीके से जो है आपका आएगा। तो अवंतिका ने कितने अंडे दिए भाई, 11 अंडे दिए। कहाँ पर, रामनिवास बाग जंतुआलय में। कहाँ से लाया, चेन्नई से लाया, ठीक है। आरपीएससी के अंदर आपको क्या है, सारी चीजें हैं वो आपको एक एक पॉइंट याद करना पड़ता है, ठीक है। राजस्थान में एक मुश्त समझौता योजना का उद्देश्य क्या है। अब देखो, एक मुश्त समझौता योजना का उद्देश्य जो राजस्थान में क्या है, मैक्सिमम जो इस तरीके का जो उद्देश्य वगैरह जो पूछा जाता है ना, ज्यादातर जो हमारा उत्तर होता है वो सबसे लंबा वाला ही होता है, ठीक है। बाकी आपको पूरा पढ़ना है, ये तो जो है आपको कॉमन सेंस के लिए कुछ आइडिया के रूप में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बेरोजगारों को नौकरी देना नहीं है भाई, ठीक है। किसानों को बिजली के बिल माफ करना, किसानों के बिजली का बिल माफ करना जो है एक मुश्त समझौता योजना नहीं है। ऋणी किसानों को ब्याज में छूट देकर राहत देना है, ये जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भाई सबसे लंबा वाला, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे, ऋणी किसानों को ब्याज में छूट देकर राहत देना राजस्थान सरकार ने, ठीक है, राजस्थान सरकार की योजना है। राजस्थान सरकार ने किसानों एवं लघु उद्यमियों के लिए एक मुश्त योजना, ठीक है, किसानों और लघु उद्यमियों के लिए। यहाँ पर देखो, किसान के अलावा कौन है, ये लघु उद्यमी भी है, ठीक है। किसानों और लघु उद्यमियों के लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू करने की घोषणा की है भाई, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों या लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना और भूमि विकास बैंकों की स्थिति है वो क्या करना, स्थिरता है वो सुनिश्चित करना, ठीक है। तो क्या करना, किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय जो संकट है उससे बचाना भाई, ठीक है। और जो भूमि विकास बैंक है उसकी है वो स्थिरता भी क्या करना, सुनिश्चित करना, जो ये ऋण देती है, ठीक है। इस योजना के तहत यदि ऋणी 1 जुलाई 2024 तक, ठीक है, कब तक भाई, 1 जुलाई 2024 तक अवधि पार हो चुके हैं, या फिर मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण के मूलधन की 100% राशि जमा करते हैं, तो उन्हें ब्याज में 100% छूट देता है। यानी इन्होंने साफ बात की है कि यदि 1 जुलाई 2024 तक कोई जो है व्यक्ति है जिसने ऋण ले चुका है और उसकी जो है वो अवधि खत्म हो चुकी है चुकाने की, यदि अब वो एक साथ में यानी मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण है, उसकी मूलधन की जितनी राशि है वो यदि 100% जमा करता है, अभी एक साथ में जमा करता है, चलो आपने नहीं चुके, आपकी डेट निकल गई,
अब ये कह रहे हैं कि यदि आप अब भी आकर के अगर जमा कराते हो वो मूलधन है, तो क्या है आपको 100% क्या मिलेगी भाई, ब्याज की आपको है हम माफ कर देंगे, आप है वो जमा करवा दो। ये इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने एक मुश्त है वो समझौता किया। एक मुश्त का मतलब क्या हो गया, एक मुश्त का मतलब हो गया कि अब तक जितना भी आपके जो ब्याज बाकी है, जो वो आपके जो मूलधन है, वो आप एक मुश्त एक साथ ही जमा करवा दो। आप किससे मत भरो, ईएमआई वगैरह जो है वो तो आपकी अवधि चूक गई है भरने की, आपने भरी नहीं, छोड़ दी। अब आप क्या करो, एक मुश्त पैसे लाओ और एक मुश्त जमा करवा दो। तो क्या हुआ, एक मुश्त और एक मुश्त इन्होंने क्या किया, एक मुश्त इन्होंने समझौता किया और ऐसी क्या लाई समझौते के लिए, ऐसी योजना लेके आई। नाम क्या हो गया, एक मुश्त समझौता योजना। याद रख लेना, एक मुश्त पैसे जमा कराने के लिए जो सरकार ने किसानों के साथ में समझौता किया था, वही योजना एक मुश्त योजना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। जो है वो आपको क्या है, ब्याज के अंदर 100% छूट है और ये मूलधन की 100% राशि है वो चुकाता है। ठीक है, याद रख लेना। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 के तहत लोकतंत्र सेनानियों को कितनी मासिक राशि है वो आय है वो जो है वेतन है वो दिया जाता है भाई। ठीक है, ये आपको पता है कि राजस्थान लोकतंत्र सेनानी जो सम्मान विधेयक है ये 2024 में आया था और इसके तहत सरकार ने घोषणा की है कि उनको कितना जो है वो राशि मिलेगी भाई, 20,000 रुपये मासिक जो है उनको मिलेगा। ठीक है, 20,000 रुपये क्या मिलेगा भाई, उनको मासिक मिलेगा। यानी 21 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक जो है 2024 को ध्वनि मत से क्या कर दिया, पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों, ठीक है, सेनानियों और उनके परिवारों को क्या करेंगे भाई, सम्मानित करेंगे। ठीक है, यानी ये योजना है वो कांग्रेस के जो समय है वो बंद हो जाती है और बीजेपी के समय ये चालू हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो 1975 के समय जो 25 जून को आपको जो आपातकाल लगाया था वो किसने लगाया था, वो कांग्रेस सरकार ने लगाया था। ठीक है, तो इसके विरोध में क्या है, बीजेपी सरकार है जो इनको है वो क्या दे रही है, मंथली 20,000 रुपये दे रही है, जो इन 2 सालों के दौरान जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने संघर्ष किया वो उन सेनानियों व परिवारों को क्या है सम्मानित करने के लिए ये राशि दी जाती है। ठीक है, सभी पात्र लोकतंत्र सेनानियों को कितनी देती हैं, 20,000 मासिक पेंशन देते हैं भाई। ठीक है, 20,000 रुपये वो मासिक पेंशन दे रहे हैं उनको। उसके बाद में आप देखो मिशन हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत तो वर्ष 2025-26 तक कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा भाई। तो आप सभी को पता है कि जो ये जो है वो काफी चर्चा में रहा है और लक्ष्य कितना था भाई, इनके 10 करोड़ का लक्ष्य था। हर जगह आपने देखा होगा कि न्यूज़ों के अंदर जो मेन पृष्ठ के अंदर भी आए हुए चीजें हैं कि जो मिशन हरियाणा राजस्थान है 10 करोड़ का इन्होंने टारगेट रखा है भाई। ठीक है, राजस्थान सरकार ने हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरियाणा राजस्थान अभियान की शुरुआत याद रख लेना 7 अगस्त 2024 को हुई भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो ये डेट आप याद रख लेना 7 अगस्त। ठीक है, 10 करोड़ के अलावा आप क्या याद रखोगे, 7 अगस्त 2024 को जो है इस अभियान की क्या हुई, शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस अभियान की हरियाली तीज के अवसर पर है वो इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री ने दुदू जिला जो अब हटा दिया, ठीक है, दुदू जिले के गाहोता में किसने भाई, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने दुदू जिले के गाहोता में एक पीपल का पौधा लगाकर, ये भी याद कर लेना भाई। ठीक है, दुदू जिले के अंदर मुख्यमंत्री जी ने गाहोता एक गांव है दुदू जिले का, गाहोता भी आपको याद करना है। पौधा कौन सा लगाया है, तो भाई पौधा है पीपल का लगाया। ठीक है, अगर आप द्वितीय श्रेणी शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, आरपीएससी से आपका पाला पड़ रहा है, एसआई की कर रहे हो, तो ये प्रश्न भी यहाँ पर भी ऐसे आ सकता है कि दुदू जिले के गाहोता में एक नीम का पौधा लगा करके उन्होंने शुरुआत की है। ठीक है, कुछ भरोसा नहीं भाई, आरपीएससी का पौधा ही आपको याद रखना है, पीपल का पौधा लगा करके। ठीक है, इस अभियान का क्या किया, शुभारंभ किया है। उसके बाद में देखो एक पेड़ मां के नाम जो अभियान है केंद्र सरकार का, उस अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने मिशन जो हरियाणा है वो लॉन्च किया। ठीक है, मिशन हरियाणा के तहत इन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में जो है 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है भाई। तो ये लाइन भी आपको याद रखना। पहली बात, ये अभियान जो है वो प्रेरित किस अभियान से, तो एक पेड़ मां के नाम जो अभियान है उससे जो है वो प्रेरित है और नाम क्या है, मिशन हरियाणा राजस्थान। इन्होंने टारगेट रखा है कि अगले 5 वर्ष के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाना है, यानी पर वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने हैं, इन्होंने बात की है। ठीक है, लक्ष्य रखा है इन्होंने। 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, यानी कितने पौधे लगे हैं, 7 करोड़ लगा दिए हैं 2024-25 में। एक पेड़ मां के नाम अभियान एक विशेष देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान है जिसे 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर
प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया। यानी यहाँ पर आपके दो चीजें आपकी क्लियर होती है। एक पेड़ माह के नाम अभियान है, वो कब शुरू हुआ था भाई? वो 5 जून को शुरू हुआ, 5 जून आपके शुरू हुआ 2024 को, ठीक है, 5 जून 2024 को शुरू हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था आपको पता है, जो है नाम से स्पष्ट है कि पौधे लगाना है। एक पेड़ माह के नाम अभियान है और ये देशव्यापी है, वो वृक्ष जो रोपण है अभियान है। तो आपको याद रखना है कि 5 जून 2024 को एक पेड़ माह का नाम जो अभियान है वो शुरू हुआ था। और जो 7 अगस्त को, यानी 2 महीने के बाद में, जुलाई और अगस्त, 7 अगस्त 2024 को ये जो है राजस्थान ने अभियान शुरू कर दिया। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है भाई। आगे देखो, 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर किस ऐप का उद्घाटन किया गया? भाई कौन सा अवसर है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। डेट कौन सी है? 21 मार्च को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और कौन सा ऐप का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने जो ऐप का उद्घाटन किया है वो आपके है DigiOne। ठीक है, कौन सा है भाई? डिजिटल वन है, डिजिटल वन इसका ऐप का नाम है। तो आपको वन से ही याद रह जाएगा भाई, DigiOne। ठीक है, वन दिवस पर वन है। उसके बाद में आप देखो, जो है 21 मार्च को वन दिवस है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जो जयपुर में स्थित है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस समारोह का है वो आयोजन हुआ था। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन से जुड़े कई कार्यक्रमों की क्या की थी? शुरुआत की थी भाई। मुख्यमंत्री ने जयपुर में वन प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान का क्या किया? शिलान्यास किया। याद रख लेना, वन प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ है? जयपुर में खुलेगा, आपको ये याद रखना। ठीक है, वन प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान। उसके बाद में देखो, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म फैसिलिटीज एवं केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में भरतपुर एवं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इलेक्ट्रिक गोल्फ कोर्ट की शुरुआत की गई। यानी यह चीज भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्या रखनी है? याद रखना है भाई। ठीक है, इस सम्मेलन के अंदर जो बातें हुई है वो आपको सारी याद रखनी है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म फैसिलिटीज, केवला देवी राष्ट्रीय जो उद्यान है भरतपुर वाला, और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक जो गोल्फ कोर्ट है उसकी हम क्या करेंगे भाई? शुरुआत करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो, DigiOne हमारा ऐप है। DigiOne ऐप का उद्घाटन है वो किसने किया था भाई? मुख्यमंत्री जी ने किया था। और जो वन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु IT तकनीक पर आधारित है। ठीक है, तो DigiOne ऐप है वो क्या करेगा भाई? डिजिटल वन नाम है इसका। तो ये क्या करेगा? ये आपके वन विभाग में पारदर्शी बढ़ाने हेतु IT तकनीक पर आधारित है। ठीक है, यहाँ तक की बात है वो आपको समझ आई। आगे देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत प्रथम चरण में कितने गांवों को शामिल किया भाई? ये भी क्या है? ये भी आपके काफी महत्वपूर्ण है। और इन्होंने जो है वो 5000 गांवों को शामिल किया था। कितने गांव शामिल किए थे प्रथम चरण में? 5000 गांव किए थे भाई। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। कितने गांव? 5000 गांव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त जो गांव योजना है, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी से मुक्त गांव योजना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5000 जो गांव है, 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की इन्होंने घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित गांवों के सभी BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के उद्देश्य से, ठीक है, चिन्हित गांवों के सभी जो BPL परिवार है उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के उद्देश्य से 300 करोड़ रुपए की धनराशि है वो स्वीकृत की है भाई। ठीक है, ये भी याद रखना भाई, आप कितनी राशि स्वीकृत की है? 300 करोड़ की। अब देखो आगे, इसके तहत अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को क्या किया जाएगा भाई? पट्टे हैं वो प्रदान किए जाएंगे। यानी जो अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं, जो कच्ची बस्तियों के अंदर जो है वो अपनी कॉलोनी बसा के रह रहे हैं, उनको क्या करेंगे? इस योजना के तहत क्या दिया जाएगा? पट्टे दिए जाएंगे। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है, गांवों के अंदर उनको क्या दिया जाएंगे? पट्टे दिए जाएंगे भाई। ठीक है, यहाँ पर शहर नहीं है, यहाँ पर गांव है भाई। ठीक है, उसके बाद में आप देखो, योजना के प्रथम चरण में 5000 गांवों को शामिल किया गया जाएगा। उसके बाद में सरकार द्वारा विकास योजनाओं, स्वरोजगार के अवसरों, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी है इनकी की जाएगी भाई। उसके बाद में देखो, इसके अतिरिक्त प्रमुख जिला सड़कों के माध्यम से गांवों को बेहतर परिवहन की सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे संपर्क और आजीविका के जो है अवसर है वो उसमें वृद्धि होगी भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 15 है, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार कितने रुपए का है वो जुर्माना लगाया गया है? ठीक है, यानी पहली बार है वो जो यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगी कोचिंग सेंटर्स, तो जो है वो कितने रुपए का है वो जुर्माना लगेगा? पहली बार के लिए जो है आपके 2 लाख रुपए का क्या लगेगा भाई? जुर्माना लगेगा। ठीक है, यानी 2 लाख रुपए का है वो जुर्माना है।
इस विधेयक का प्रावधान क्या है? पहली बात तो जो अनिवार्य पंजीकरण है, यानी सभी कोचिंग संस्थानों का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य किया गया है। उसके बाद में विशेष रूप से 50, ठीक है, 50 या अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटर कानूनी दायरे में आएंगे भाई, ठीक है। यानी ये हमने अभी पहले एक प्रश्न के अंदर भी पढ़ा था कि 50 या अधिक जो है, जो छात्र है उनसे अधिक किसी कोचिंग सेंटर के पास में है तो वो उनको क्या करवाना पड़ेगा? पंजीकरण करवाना पड़ेगा, ठीक है। जुर्माने का प्रावधान क्या है? यदि कोई कोचिंग सेंटर पंजीकरण शर्तों का उल्लंघन करता है, तो पहली बार कितने रुपए? 2 लाख रुपए, और दूसरी बार में कितने रुपए भाई? 5 लाख रुपए हैं वो, उस 5 लाख रुपए तक का क्या है? जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार में 2 लाख, दूसरी बार में 5 लाख, याद रख लेना, ठीक है। बार बार नियमों के उल्लंघन करने पर पंजीकरण क्या किया जाएगा भाई? रद्द किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, पहचान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई जो पहचान पोर्टल का है वो राज्य में जन्म मृत्यु विवाह जो पंजीकरण है उसको ऑनलाइन करने का क्या है? उसको ऑनलाइन करने का जो है काम है वो पहचान पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा भाई, ठीक है। पहचान पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन का क्या है? कार्य ऑनलाइन किया जाएगा भाई। उसके बाद में देखो, दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति के तहत कौन सी सुविधा है वो सुनिश्चित की जाएगी भाई? तो देखो, दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति, ठीक है। दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति के लिए क्या है? यानी सरकारी कार्यालयों में बाधा मुक्त जो पहुंच है, ठीक है, सरकारी कार्यालय में बाधा मुक्त जो पहुंच है वो सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति है वो जो है लाई गई थी। यानी मंत्रिमंडल की बैठक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में दिव्यांगजन समान अवसर नीति है उसको मंजूरी दी गई है भाई। यह नीति सरकारी कार्यालयों में विशेष योग्यजन के प्रवेश हेतु बाधा मुक्त पहुंच की व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। यानी सरकारी कार्यालयों में क्या किया जाएगा भाई? भवन, फर्नीचर, साधन सुविधाओं सहित सभी भौतिक एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे और उनके लिए अलग से जो है इनकी व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई जो है दिव्यांगजन सरकारी कार्यालय में आए तो यहाँ से आएंगे, उनके आने की व्यवस्था है सभी तरह की है वो उचित व्यवस्था है वो इसके अंदर की जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो, राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 है उसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो देखो, इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप क्या देना? प्रशिक्षण देना। यानी राजस्थान कौशल विकास नीति कौन सी है? 2025 की नीति है। अभी जो है नीति इन्होंने जारी की थी उसका उद्देश्य रखा था कि भाई युवा है, ठीक है, जो कोई युवा है उनको जो आधुनिक औद्योगिक जो वर्तमान की जरूरतें हैं उनके अनुसार उनको युवाओं को क्या करना है? आपको प्रशिक्षित करना है ताकि वो कोई उद्योग स्थापित करे तो वो वर्तमान की जरूरतों के अनुसार है वो करे। इसलिए जो है वो युवाओं को क्या है? प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 को मंजूरी दी। यानी उद्देश्य है आपको यहाँ पर जो है, यहाँ से जो सारी लाइन है वो क्या है? आपका उद्देश्य है, ठीक है। उद्देश्य वापस क्या है कि भाई युवाओं को आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार के नए अवसर है वो उपलब्ध करवाना। उसके बाद में देखो, इसके अतिरिक्त जो उद्देश्य है वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए जो है भारत में जो है क्या क्या तैयार करना भाई? कार्यबल तैयार करना, वे औद्योगिक विकास में क्या करना? तेजी लाना, इसका है अतिरिक्त उद्देश्य है। इसके बाद में देखो, इस नीति के माध्यम से आईटीआई को नए युग के उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। तो भाई ये जो है मैंने आपके मई का जब करंट अफेयर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आईटीआई जो कॉलेज हैं उनको विकसित करने के लिए, उनको उन्नत केंद्रों में बदलने के लिए, उनमें है वो एडमिशन बढ़ाने के लिए जो है वो तरह तरह के क्या है प्रयास किए जा रहे हैं वर्तमान में, ठीक है। तो आईटीआई जो कॉलेज हैं, आईटीआई को एक नए युग के उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में क्या करेंगे? उनको विकसित करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि कितनी बढ़ाई गई है भाई? ठीक है, किस योजना की? लाडो प्रोत्साहन योजना। हमने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि इसकी राशि जो 1 लाख थी उसको बढ़ा करके कितनी कर दी है? 1.5 लाख रुपए कर दी है, ठीक है। हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं डिटेल में। अब आगे देखो, मुख्यमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। उस अवसर पर किस योजना, नाम याद रख लेना, लाडो प्रोत्साहन योजना जो है उसके तहत प्रदान की जाने वाली राशि पहले 1 लाख थी, अब उसको बढ़ा करके कितनी कर दी? 1.5 लाख रुपए है वो कर दिए, ठीक है। देखो, तेरे मेरे
तेरे मेरे सपने योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तेरे मेरे सपने योजना का उद्देश्य क्या है? तो विवाह के बाद दंपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, युवाओं को विवाह से पूर्व मानसिक और भावनात्मक रूप से क्या करना? तैयार करना भाई। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि जो युवा है वो क्या है, जो शादी होने की उम्र तक जो है वो विवाह से पूर्व जो मानसिक और भावनात्मक रूप से क्या तैयार नहीं होते हैं, तो उनको विवाह से पहले क्या करना? मानसिक रूप से तैयार करना, भावनात्मक रूप से युवाओं को क्या करना? तैयार करना। और इस उद्देश्य से योजना लेके आई है भाई तेरे मेरे सपने योजना। ठीक है, अब आप बताओ भाई, क्या आपको जो है वो जरूरत है मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होने की? अगर आपको जो है अपनी शादी के लिए जो इस योजना का है वो लाभ उठाना है, तो आप जो है बेझिझक इसका लाभ उठा सकते हैं, तेरे मेरे सपने का भाई। ठीक है, अब आगे देखो भाई, युवाओं को विवाह से पूर्व मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार करना राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अब देखो भाई, ठीक है, पहली बात तो आपको यही याद रखना है किसने जारी किया। तो भाई किसने जारी किया? कौन जारी करेगा भाई? युवा तो वो जारी करेगा नहीं, भावनात्मक रूप से जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो जारी करता है। ठीक है, महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर देश के 9 राज्यों में 21 सेंटर के साथ विवाह पूर्व परामर्श के अंदर तेरे मेरे सपने की क्या की भाई? शुरुआत की है। ठीक है, याद रख लेना, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कितने राज्यों में? 9 राज्यों में 21 सेंटर। कितने भाई? 9 राज्यों के अंदर 21 सेंटर स्थापित किए जाएंगे महिला दिवस के अवसर पर। परामर्श केंद्र है भाई। ठीक है, कौन से है? परामर्श केंद्र पर है, जहां पर आप जाकर के क्या है अपनी जो है वो आप बातें बता सकते हो भाई। ठीक है, इसमें राजस्थान, बीकानेर, उदयपुर, यानी राजस्थान के अंदर 2 केंद्र है आपके, एक तो बीकानेर के अंदर, एक उदयपुर है। वहां पर जाकर के आप जो है वो भावनात्मक रूप से जो मजबूत हो सकते हैं परामर्श लेकर के कि भाई जो मेरी शादी होने वाली है और मैं जो है वो इस तरीके का फील कर रहा हूँ, तो जो मुझे उसमें है कैसा फील करना चाहिए या क्या सुधार करना चाहिए, वो आपको जो है क्या देंगे, इसके बारे में आपको परामर्श देंगे कि इन इन बातों का है वो आपको शादी से पहले और शादी के बाद में ध्यान रखे भाई। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर आपके 2 केंद्र हैं, एक तो जो है उदयपुर और बीकानेर। उदयपुर जाओ घूमने तो एक बार जरूर जाके आ जाना। ठीक है, जो प्री वेडिंग शूटिंग करवाते हैं ना वहाँ पर उदयपुर में, ठीक है, प्री वेडिंग शूटिंग करवाने जाए तो आप वहाँ पर भी जाके आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखो मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र के अंदर नासिक, जलाना, लातूर, गोरेगांव और हरियाणा के अंदर गुरुग्राम, ओडिशा, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके राज्य है और इनके यहाँ पर सेंटर है। आपको याद रखने हैं दोनों सेंटरों के नाम, एक तो बीकानेर का और एक आपके जो है उदयपुर का, जिलों की नगरी उदयपुर भाई। ठीक है, बीकानेर की एंजिला स्वामी, ठीक है, बीकानेर की एंजिला स्वामी किस उपाधि से सम्मानित की गई थी भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंजिला स्वामी है बीकानेर की, ये आपको याद रखना है किस उपाधि के लिए सम्मानित की गई थी। आपके सामने ऑप्शन है जो है 4 है, मिस इंडिया, मिसेज यूनिवर्स और ग्लोबल आइकन, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपके मिसेज यूनिवर्स। क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन से आपका आंसर होने वाला है। एंजिला स्वामी वो क्या बनी थी भाई? मिसेज यूनिवर्स बनी है। ठीक है, यानी 24 से 28 फरवरी, देखो 24 से 28 फरवरी को आयोजित थाईलैंड की राजधानी पटाया में, कहां पर आयोजन हुआ था भाई? जो है पटाया के अंदर हुआ था। ये कहां की राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी पटाया के अंदर आयोजित, ठीक है, पटाया के अंदर आयोजित मिसेज यूनिवर्स ब्यूटी प्रतिस्पर्धा में बीकानेर की एंजिला स्वामी मिसेज यूनिवर्स 2025 बनी है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, थाईलैंड जाकर के, ठीक है, मिस जो है वो मिसेज यूनिवर्स बनी है एंजिला स्वामी, बीकानेर की है भाई। तो जो है वो गर्व की बात है, याद रखना है आपको एंजिला स्वामी को। विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया का सम्मान है वो किसे मिला? यानी जो विमेन टूरिज्म मिनिस्टर, अब देखो इसके अंदर जो है हमारी जो टूरिज्म मिनिस्टर कौन सी है भाई? जो है वो दिव्या कुमारी है। ठीक है, दिव्या कुमारी है जो हमारी क्या है टूरिज्म मिनिस्टर है। ठीक है, उन्हीं को जो है विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड है वो मिला था। तो ये भी क्या है आपको याद रखना है। बर्लिन जर्मनी में पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइट्स एंड एसोसिएशन ने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ ईयर इंडिया जो है उसके सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसने किया था आपको याद रखना है। एक तो देखो बर्लिन जर्मनी के अंदर, ठीक है, दूसरा याद रखोगे पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन, किसने किया था? पैसिफिक एशिया
पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन ने किया था भाई। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे RVUNL, ठीक है, यानी राजस्थान जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, ठीक है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा सिंगरनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड से एक MOU हुआ है। वो किस राज्य में 1600 मेगावाट थर्मल परियोजना स्थापित करने के लिए हुआ है, यानी जो है वो आप कहां पर स्थापित करेंगे भाई, वो तेलंगाना के अंदर है। वो क्या स्थापित करेंगे, 1600 मेगावाट का जो थर्मल परियोजना, ठीक है, तेलंगाना के अंदर 1600 मेगावाट की एक थर्मल परियोजना है वो स्थापित करेंगे। पहली बात तो कौन सी परियोजना है भाई, ये आपके थर्मल परियोजना है। ठीक है, कौन स्थापित करेगा, तो एक तो जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है उसके द्वारा इस कंपनी के साथ में है वो समझौता किया गया। ठीक है, सिंगरनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड है, उसके साथ में किया गया था तेलंगाना राज्य के लिए 1600 मेगावाट, ये याद रख लेना। आगे देखो, हाल ही में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार के उपक्रम कौन सा है, सिंगरनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच एक MOU हुआ है। उसके तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाएं तेलंगाना में स्थापित होगी। इसमें से 800 मेगावाट बिजली तेलंगाना एवं राजस्थान दोनों राज्य को मिलेगी भाई। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक तो राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड कहां पर स्थापित करेगा, तेलंगाना में इन्होंने सहयोग किया है, और कहां से है, वहां से 800 मेगावाट की क्या लेके आएंगे भाई, हम बिजली लेके आएंगे। ठीक है, तो 800 मेगावाट की बिजली है वो तेलंगाना और राजस्थान दोनों राज्यों को मिलेगी भाई। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में राजस्थान द्वारा 2030 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, एग्जाम का पार्ट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, और ऐसे ही प्रश्न क्या है आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में राजस्थान द्वारा 2030 तक कितने मेगावाट का है वो लक्ष्य रखा है, कितने मेगावाट का सौर जो ऊर्जा उत्पादन है उसका लक्ष्य रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है 125 गीगावाट। ठीक है, 125 गीगावाट का है वो सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, राजस्थान ने रखा है, और जो है किस अवसर पे किस नीति में रखा है, तो स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में रखा है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये दोनों लाइन है, आपको जो है इसमें रटा मारनी है भाई। ठीक है, 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है यहाँ पर। उसके बाद में देखो, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति है वो कौन नियुक्त किए गए भाई। ठीक है, तो ये है कि आपके प्रमोद येवले, डॉक्टर प्रमोद येवले को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का है वो नया कुलपति है वो नियुक्त किया गया भाई। ठीक है, तो यह भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। राज्यपाल व कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी कर प्रमोद येवले को जो है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर का क्या है भाई कुलपति नियुक्त किया है। राजस्थान पहला राज्य बना है जिसने कौन सा बजट है वो जारी किया है, यानी ये प्रश्न भी है, आप ये कह दो कि जो राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है, यानी राजस्थान है इसमें से ग्रीन बजट, राजस्थान है इसमें से ग्रीन बजट है वो जो जारी करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, पहला राज्य बन गया भाई। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। प्रश्न आता है कि ग्रीन बजट जो है वो जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यानी राजस्थान में पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, राज्य में पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई। एक तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, राज्य में क्या की गई, पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई, ताकि कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग को ज्यादा प्रभावी तरीके से है वो किया जा सके। उद्देश्य क्या है, कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग को है थोड़ा प्रभावी बनाना। उसके बाद में देखो, ट्रीटेड वाटर के उपयोग के लिए नई नीति है वो तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के जरिए नागरिकों को अनुपयोगी वस्तुओं के दान और पुनरुपयोग की सुविधा दी जा रही है। कौन सा भाई, जो सद्भावना केंद्र हमने जो है वो अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि भाई जो कोई व्यक्ति है जो अपने बिना काम की जो कोई वस्तुएं हैं वो क्या है जो है सद्भावना केंद्रों पर जमा करवा दे, और जिन व्यक्ति को उन वस्तुओं की जरूरत होती है वो वहां से है वो जो आप वहां से जाकर के ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद में शहरी क्षेत्रों में जो है वो MRF प्लांट्स के जरिए प्लास्टिक और जो रिसाइकल योग्य सामग्री है उसको अलग कर ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट और क्या है खतरनाक जो कचरा है उसका निस्तारण किया जा रहा है। यानी ये सारी विशेषता है किस लिए जो है बजट को क्या बना रही है, ग्रीन बजट बनाना ही क्या है इन विशेषताएं हैं।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान पहला राज्य है जिसने ग्रीन बजट पेश किया है। ठीक है, राज्य सरकार सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव जो स्कीम लेकर आएगी, जो एमएसएमई और स्टार्टअप को 2 करोड़ रुपए तक की क्या क्या देगी भाई, सहायता है वो देगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जो राजस्थान है वो पहला ग्रीन बजट पेश करने वाला है। बाकी चीजें तो क्या है जो हम अलग अलग जो करंट अफेयर्स के अंदर हमने पढ़ रखी है, यहाँ पर आपको ग्रीन बजट याद रखना है। आगे देखो, जयपुर में आयोजित 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का मुख्य विषय क्या था। एक प्रश्न तो यहीं से बन गया कि जो 3R है और दूसरा कौन सा सर्कुलर इकोनॉमी फोरम है, ये कहां पर आयोजन हुआ था इसका। ठीक है, तो देखो सर्कुलर इकोनॉमी फोरम और 3R का जो आयोजन है वो जयपुर में हुआ था। और इसका मुख्य विषय क्या था भाई, तो जो इसका मुख्य विषय था वो था ये एसडीजी और कार्बन तटस्थता की दिशा में जो है आपका जो है चक्रीय समाज है उसकी स्थापना करना। ठीक है, तो ये जो क्या था आपका विषय था, यानी एसडीजी और कार्बन तटस्थता की दिशा में चक्रीय समाज, ये विषय था। यहाँ पर देखो 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 3 से 5 मार्च 2025 तक जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजन किया गया था। यानी कब किया गया था, यहाँ पर जो है आपको थोड़ी डेट है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो है इस तरीके के प्रश्न है वो आरपीएससी में जो है वो दिनांक सहित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो कि कौन सा संस्करण है, तो आपको याद रखना है 12वां है क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम है, ये जिसका नाम है 12वां। और उसके बाद में जो है 3 से 5 मार्च 2025 तक जयपुर के आरआईसी के अंदर हुआ था। इसका उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री जो मनोहर लाल है उन्होंने किया था। ये एक क्षेत्रीय मंच है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्या करता है 3R, यानी रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल सिद्धांतों और सर्कुलर इकोनॉमी यानी जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करता है। भाई ये क्या है, ये एक क्षेत्रीय मंच है और किस क्षेत्र में काम करता है, तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र का क्या है, एक क्षेत्रीय मंच है। तो ये याद रख लेना किस क्षेत्र का है, एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक क्षेत्रीय मंच है जो 3R के रूप में काम करता है। 3R के लिए काम करता है, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल सिद्धांत को बढ़ाने के लिए काम करता है, और चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी है उसकी अवधारणाओं को क्या करता है भाई, बढ़ाने के उद्देश्य से वो काम करता है। ठीक है, इस फोरम की स्थापना 2009 में 3R सिद्धांतों और संशोधन दक्षता को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। और इस फोरम का मुख्य विषय क्या था, भाई, ये एशिया प्रशांत में सतत विकास, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी और कार्बन तटस्थता, हमने यही तो पढ़ा था कार्बन तटस्थता, ठीक है, प्राप्त करने की दिशा में चक्रीय समाजों को क्या करना भाई, साकार करना, ये इसका क्या था, ये इसका विषय था। इसके बाद में देखो इस पर है, इस अवसर पर 2025 से 2034 तक के लिए एक स्वच्छ गैर बाध्यकारी 3R और सर्कुलर इकोनॉमी की घोषणा की गई। भाई यहाँ पर है वो आपका प्रश्न बनता है, क्योंकि हुई कहाँ पर, तो भाई ये तो कहाँ पर हुई थी, हमारे यहाँ पर हुई थी। ठीक है, जयपुर के आरआईसी के अंदर हुई थी। तो हमारा ये जो है याद करने का जो हमारा दायित्व बनता है कि यहाँ पर है वो क्या घोषणा भी की गई थी, क्योंकि जयपुर के अंदर हुआ था, घोषणा याद रखना जरूरी है। और जो यहाँ पर घोषणा की गई थी वो ये थी कि 2025 से लेकर के 2034 तक के लिए एक स्वैच्छिक गैर बाध्यकारी 3R और सर्कुलर इकोनॉमी की क्या है, इन्होंने घोषणा की है। कब तक, 2025 से 2034 है, ये याद रखना आपको। ठीक है, 2025 से 2034 तक क्या है, इन्होंने घोषणा की है। इसका उद्देश्य एक संसाधन कुशल, एक कम कार्बन उत्सर्जक और एक पर्यावरणीय दृष्टि से लचीले एशिया प्रशांत क्षेत्र की है और अग्रसर होना। यानी कौन सा क्षेत्र है, तो देखो एक तो संसाधन कुशल होना चाहिए, एक कम कार्बन उत्सर्जक होना चाहिए, एक पर्यावरण दृष्टि से लचीला होना चाहिए। कौन सा क्षेत्र, तो अपना जो किस क्षेत्र की संस्था है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय मंच है ये। तो जो है ये आपको याद रखना है। 2025 से 2034 है वो जरूर याद रखे। 12वां याद रखे, 3 से 5 मार्च और जयपुर, 3 लाइनें याद रखे इसके अंदर। ठीक है, किस रोग के कारण राजस्थान के जैसलमेर और फलोदी क्षेत्रों में पशुओं की क्या हुई थी भाई, मृत्यु जो है वो दर्ज की गई थी। ठीक है, पशुओं की जो मृत्यु दर्ज की गई थी कहाँ पर, एक तो जैसलमेर और एक फलोदी के अंदर। तो भाई कौन सा रोग था यहाँ पर, तो एक रोग था जो कर्रा रोग बोलते हैं जिसको बोटुलिज्म। ठीक है, कर्रा रोग और जिसको बोटुलिज्म बोलते हैं। कर्रा रोग और बोटुलिज्म के कारण क्या हुआ था भाई, जैसलमेर और फलोदी के अंदर क्या हुआ था, पशुओं की जो है वो मृत्यु हुई थी। यानी राजस्थान में पशुपालन मंत्री ने जैसलमेर जिले में कर्रा रोग के प्रसार को रोकने के लिए
विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, ठीक है। यानी किसने, देखो पशुपालन मंत्री और जो है आपके विभागीय अधिकारी, इनकी बैठक हुई थी। कौन सा रोग था, तो आपके याद रखना कर्रा रोग बोटुलिज्म किस जिले के अंदर हुआ था, तो एक तो जैसलमेर था और एक आपके फलोदी था। दो जिले हो गए, एक अपना रोग हो गया कर्रा रोग बोटुलिज्म, याद रखना है, ठीक है। और इसका प्रसार है राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और फलोदी के अंदर देखा गया है। यह जिले शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र है जहां पशुपालन मुख्य रूप से आजीविका का आधार है। हाल ही में इस रोग के कारण जैसलमेर में 36 और फलोदी में 2 पशुओं की क्या हुई थी भाई, मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो यह रोग है वो चर्चा में रहा था, कर्रा रोग या बोटुलिज्म रोग है और ये पश्चिमी राजस्थान के जिलों के अंदर हुआ है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई, ठीक है। राजस्थान में कर्रा या बोटुलिज्म के फैलाव का मुख्य कारण क्या था, तो भाई देखो जो पशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस की यदि कमी हो जाती है तो जो रोग है वो कर्रा या बोटुलिज्म रोग होता है। तो मुख्य कारण यह था कि पशुओं के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस की क्या होना, कमी होना, इसका क्या था भाई, मुख्य जो है वो कारण था, ठीक है। राजस्थान के ये हमने पढ़ लिया था भाई, जैसलमेर जिला कर्रा रोग मुख्यतः जो है आपके पश्चिमी जिला, और उसके बाद में जो जैसलमेर और फलोदी के अंदर तो मृत्यु हुई है, बाकी ये जो जिला है वो चपेट में आए हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है भाई, रोग को रोकथाम, पशुपालकों को जागरूक करना, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जो इन्होंने बैठक की थी मंत्री जी ने, ठीक है। और ये रोग मुख्य रूप से हरे चारे तथा कैल्शियम व फास्फोरस की कमी के कारण होता है। यानी जिनके जहाँ यहाँ पर हरा चारा होता है वहाँ पर ये रोग है वो कम होता है, नहीं होता है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से मुख्यतः होता है। इसके चलते पशु है वो मृत हो जाते हैं और मृत पशुओं की हड्डियां खाने लगते हैं। यानी यहाँ पर जो है पशु मृत हो जाते हैं और जो सही पशु होते हैं वो भी क्या करते हैं, मृत पशुओं की हड्डियां खाने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, कैल्शियम की उनमें कमी होती है। तो वो पशु क्या करते हैं, अपने अंदर कैल्शियम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मृत जो पशु होते हैं उनकी हड्डियां खाने लग जाते हैं, ठीक है। जिससे बोटुलिज्म रोग होते हैं और जिसमें बोटुलिज्म रोग के कीटाणु है वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और संक्रमण फैलता है। यानी सीधी सी बात ये हो गई कि यहाँ पर है वो हरा चारे की कमी होती है या फिर जहाँ पर जो है इनकी कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है, तो वो अपना कैल्शियम और फास्फोरस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मृत पशुओं की है वो हड्डियां खाने लग जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, उनके अंदर जो बोटुलिज्म रोग है वो हड्डियां खाने से उनके शरीर के अंदर फैल जाता है और जिसके कारण क्या होता है, संक्रमण फैलता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसलमेर और जो फलोदी है उन जिलों के अंदर है वो अभी जो है मृत्यु हुई थी भाई, ठीक है। अन्ना सागर झील का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, हिस्ट्री का प्रश्न है, आपके अर्णोराज चौहान ने है इसका जो निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर। अब आगे देखो कि जो है सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, सर्वोच्च जो न्यायालय है उसने राजस्थान सरकार को अजमेर की अन्ना सागर झील के किनारे बने 7 वंडर्स और फूड कोर्ट को हटाने का आदेश दिया भाई, ठीक है। किसने दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। पहली बात तो उच्च न्यायालय ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि भाई जो अजमेर की अन्ना सागर झील है उसके किनारे पर एक तो 7 वंडर्स बना हुआ है, एक फूड कोर्ट बना हुआ है, ठीक है। उन दोनों को क्या कहो भाई, आप हटा दो, ठीक है, हटाने के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 वंडर्स पार्क को 6 महीने के भीतर हटाने और अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, जबकि फूड कोर्ट को 7 अप्रैल 2025 तक पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश दिया। यानी मार्च की न्यूज़ है और जो है उन्होंने लगभग 1 महीना दिया होगा इनको हटाने के लिए, ठीक है। यानी अजमेर में स्थित ये एक कृत्रिम झील है, अन्ना सागर झील, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता अर्णोराज या आनाजी चौहान के द्वारा 12वीं शताब्दी के मध्य 1135 से 1150 ईस्वी के आसपास में इन्होंने करवाया था भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय ने है वो इनको आदेश दिया था, ठीक है, 7 वंडर्स को हटाने के लिए। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक की पेंशन भाई, ठीक है, ये प्रश्न तो हमारा वापस आ गया है। पेंशन कितनी दी जाती है, 20,000 दी जाती है भाई, ठीक है। जो 1975 के समान जो समय आपातकालीन के समय जो सेनानी थे जो है इन्होंने संघर्ष किया था उनको दी जाती है। ये सारा हम पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। तो इन्होंने लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। इनको मासिक पेंशन है वो दी जाएगी भाई 20,000 रुपये, ठीक है। और इनको चिकित्सा सहायता भी दी जाती है, प्रत्येक लाभार्थी को 4,000 रुपये मासिक चिकित्सा सहायता भी क्या है प्रदान की जाती है। दोनों चीजें याद रखना,
आप दो चीजें यहाँ पर याद रखोगे, एक तो उनको 4,000 रुपये मासिक जो है वो चिकित्सा का लाभ मिलता है, और एक 20,000 रुपये आप इनको पेंशन मिलती है भाई, ठीक है। दोनों ही चीज आपकी क्या है, महत्वपूर्ण है, दोनों ही आपको याद रखनी है। राजस्थान सरकार ने 2025-26 में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पेड़ कितने लगाने भाई, पेड़ तो आपके 10 करोड़ लगाने हैं, ठीक है। और जो माँ हरियालो मिशन शुरू हुआ था वो 7 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान कब शुरू हुआ था, वो केंद्र स्तर का अभियान है, नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था 5 जून 2024 पर्यावरण दिवस पर है इसका उद्घाटन हुआ था। उसकी जो है उससे उसकी तर्ज पर या उससे इंस्पायर होकर के क्या किया इन्होंने, जो है वो ये अभियान चालू किया था, 10 करोड़ है। और उसका जो है मुख्यतः अभियान था कि 5 वर्ष में 50 करोड़ है वो पौधे लगाने भाई, ठीक है। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पेड़ लगाने हैं। हमने पढ़ लिया 7 अगस्त 2024 को शुरुआत हुई थी, हरियाली तीज के अवसर पर हुई थी। हाँ, ये जो है दुद्दू के गहावता में एक पीपल का पौधा लगाया भाई, ठीक है। दुद्दू के गहावता में क्या है, एक पीपल का पौधा लगाया था। और जो है आपको मिशन हरियालो के तहत अगले 5 वर्ष में 50 जो करोड़ है इनको पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। DG1 ऐप किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया भाई, हमने पढ़ लिया है पहले ही। हमने ये कहा था कि वन है तो वन से वन है, ठीक है। बाकी जगह तो क्या है, वन्य जीव है, बाकी जगह तो क्या है, वन्य जीव है, वन से वन है। DG1 यानी वनों को डिजिटल करने के लिए, यानी वन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जो है वो DG1 ऐप है वो विकसित किया गया था भाई, ठीक है। याद रख लेना, वन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए DG1। आगे देखो आप है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का समारोह हुआ था। मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण, पर्यटन व जलवायु परिवर्तन से जुड़े कई कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। DG1 ऐप का उद्घाटन किया था जो वन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए IT तकनीक पर आधारित है। और उसके बाद में वन मित्रों को क्या है, किट वितरित की गई थी। और फील्ड में कार्यरत महिला वन कर्मियों को सम्मानित है वो किया गया था, ठीक है। उसके बाद में आप देखो, शानदार सवाल है, गंभीरी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। ज्योग्राफी का प्रश्न है, गंभीरी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। हाल ही में ये चर्चा में रही थी, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऊंटगन नदी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मान लो कि आने वाले समय के अंदर सीधा जो है यहाँ से प्रश्न बनेगा कि गंभीरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, ऊंटगन नदी के नाम से जाना जाता है भाई। और ये चर्चा में आई थी, क्यों आई थी, क्योंकि PIL दायर की गई थी भाई, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने गन्ना पक्षी अभ्यारण्य को जलापूर्ति करने वाली गंभीरी नदी के बाढ़ क्षेत्र में कथित अतिक्रमण के मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य प्रशासन से जवाब मांगा है भाई, ठीक है। यानी जो है वो गन्ना पक्षी विहार अभ्यारण्य है, उसको जो जलापूर्ति कौन देती है, तो भाई गंभीरी नदी देती है, ठीक है। न्यायालय ने इस मामले में मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त भरतपुर, प्रमुख राजस्व सचिव, जिला कलेक्टर करौली और SP करौली को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर जो है जनहित याचिका यानी PIL जो दायर की थी उन्होंने, इस पर क्या है, इन्होंने सुनवाई की थी और ये आदेश दिया था। यानी गंभीरी नदी, जिसे ऊंटगन नदी के नाम से जाना जाता है, मुख्यतः वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है। ये नदी राजस्थान के पूर्वोत्तर भाग में प्रवाहित होती है। यह नदी करौली जिले में हिंडौन के निकट से अरावली की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। किस जिले से होती है, करौली से होती है। इसलिए करौली SP और करौली कलेक्टर को क्या है, नोटिस दिया था, ठीक है। मामला करौली से संबंधित था, करौली से जो है इस नदी का उद्गम होता है, अरावली की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। और दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है ये, ठीक है। यानी करौली से होकर के फिर जो भरतपुर की साइड में आती है, तो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्या होता है, प्रवाहित होती है। याद रख लेना, करौली के हिंडौन से, अरावली की पहाड़ियों से इसका है वो उद्गम होता है। यह प्रश्न भी हमने पढ़ लिया। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहली बार जो है वो कौन सी बिल्ली देखी गई थी भाई, ठीक है। बिल्ली की जो है कराईकल जो प्रजाति है वो हमने देखी थी, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा वापस आ गया है। आगे देखो, मध्यम आकार की ठीक है और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली कराईकल को पहली बार राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में देखा गया है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम कराकल सिमटजी है भाई, ठीक है। क्या नाम है वैज्ञानिक नाम भाई, कराकल सिमटजी है। कराकल एक रात्रिचर बिल्ली प्रजाति है जो अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में पाई जाती है। इसकी पहचान लंबे, नुकीले और काले गुच्छों वाले कानों से की जाती है भाई, ठीक है।
इसकी पहचान किससे की जाती है? लंबे, नुकीले और काले गुच्छे वाले कानों से की जाती है। तो ये भी आपको क्या है ध्यान रखना है। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय क्या था? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय क्या था? तो आपको याद रखना है, वन और क्या है? वन और भोजन है इसका विषय था भाई। ठीक है, वन और भोजन है वो इसका विषय था। आगे देखो आप, 21 मार्च 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस समारोह का है वो आयोजन किया गया था। यहाँ पर जो है हमने वही पढ़ा था जो DG वन पढ़ा था, उसी समारोह के अंदर जो है वन और भोजन भी है वो भी नाम रखा गया था भाई। ठीक है, क्योंकि जो इसी का विषय था वही जो है वन और भोजन था भाई। ठीक है, किसका? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का जो विषय था वही वन और भोजन था, और यही हमने जो यहाँ पर पढ़ा था अभी। ठीक है, DG वन का उद्घाटन भी है वो यहीं पर किया था, ये पोर्टल है वो भी यहाँ पर लॉन्च किया था। यानी इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन से जुड़े कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। यानी मुख्यमंत्री ने जयपुर में वन प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि याद रखना है, उसका शिलान्यास किया था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म फैसिलिटीज, और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और नारगढ़ बायोलॉजिकल में क्या करना भाई? इलेक्ट्रिक गोल्फ कोर्ट की ये शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है वापस आ गया था, तो सारी चीज़ें हम जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गिव अप अभियान है, ये हमने जो है जनवरी या फरवरी के अंदर भी हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, या दिसंबर में पढ़ा होगा, यानी जो है हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप देखो कि जो है इसका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको पहले ही बताया था कि गरीबी रेखा से ऊपर आए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना है वो छोड़ने के लिए क्या करना भाई? प्रेरित करना, गिव अप कर देना। ठीक है, आप है, यदि आप गरीबी रेखा से ऊपर हो, यदि आप है वो जो गेहूं प्राप्त कर रहे हो, खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर आपका नाम आ रहा है, तो आप है वो जो इसको अपनी स्वेच्छा से क्या है छोड़ दो, गिव अप कर दो। ठीक है, और अपना नाम है वो निकलवा लो। तो ये जो है योजना है, राजस्थान में गिव अप अभियान के तहत 13 लाख से ज्यादा सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से क्या किया भाई? खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाया है, जिससे सरकार पर 246 करोड़ रुपए का वित्तीय भार है वो कम हुआ है। ठीक है, यानी 13 लाख लोगों ने क्या है अपना नाम निकाल लिया है, और 246 करोड़ रुपए का भार है वो सरकार पर कम हुआ है भाई। ठीक है, फायदा हुआ है 246 करोड़ का। गिव अप अभियान की शुरुआत ये हमने दिसंबर में पढ़ा था भाई। ठीक है, यानी गिव अप अभियान की शुरुआत कब हुई थी? नवंबर 2024 में हुई थी, और अब तक 13 लाख लोगों ने नाम निकलवा लिया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था भाई, सक्षम और अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने के लिए क्या करना था? प्रेरित करना था भाई। ठीक है, एक मुश्त योजना हमने पढ़ ली थी। एक मुश्त योजना किसानों व लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से जो है वो बचाना। यानी यहाँ पर जो ये जो लाइन लिखी हुई है वहां पर तो था ऋणियों को, ऋणी जो किसान है उनको बचाना था। यहाँ पर एकदम सही उद्देश्य लिखा है इन्होंने, लघु उद्यमी और किसानों को वित्तीय संकट से बचाना। एकमुश्त योजना का क्या है आपका उद्देश्य है, हम सारा पढ़ चुके हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि 1 जुलाई 2024 तक के जो अवधि पार हो चुके हैं उन किसानों को जो मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण ले चुके हैं उनको यही कहा गया कि आप मूलधन का 100% जमा करवा दो, और जो है ब्याज है आपका 100% माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि 5% अनुदान की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे पात्र ऋणी सदस्य पुनः ऋण प्राप्त करने के हेतु है वो सक्षम होंगे। ठीक है, यानी ये कहा यदि आप जो है वो पुनः ऋण प्राप्त करते हैं तो आपको क्या है 5% क्या है अनुदान भी है वो दिया जाएगा। और इस योजना से भूमि विकास बैंकों से जुड़े 36,351 अवधि पार ऋणी सदस्यों को है वो लाभ मिलेगा। यानी जो है कितने जो किसानों ने 36,531 किसानों का जो है वो लोन जो ऋण लिया था वो अब क्या अवधि पार हो चुका है या इन्होंने चुकाया नहीं है। तो जो मुख्यतः इन जो किसान है जो ये 36,000 किसान है उनके लिए ये योजना चलाई गई है कि भाई आप है जो जितने रुपए लिए हैं वो जमा करवा दो एक साथ में, और आपका ब्याज है वो पूरा माफ कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो ये जो है वो भूमि विकास बैंक है, यहाँ से जो इन्होंने लोन लिया था। यह जो हमने पढ़ लिया भाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई जो है हम एक बार 5,000 गांव है उनको इस योजना के तहत गरीबी से मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने है ये योजना बनाई है। बीपीएल गांवों के जो परिवार है उनको चिन्हित किया है, और क्यों भाई गांव के जितने भी बीपीएल परिवार है उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाओ और 300 करोड़ रुपए हैं उन पे खर्च करो ताकि वो गरीबी रेखा से क्या है ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ये उनका टारगेट था भाई। अवैध कॉलोनी में जो रहते हैं उनको क्या देंगे भाई? पट्टे देंगे। और योजना के प्रथम चरण के अंदर इन्होंने 5,000 गांव शामिल किए,
और जो है सरकार विकास योजनाएं, स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास कार्यक्रम चलाएंगे, उनकी वित्तीय सहायता भी करेंगे और उन पर 300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे ताकि 5000 गांव है वो क्या हो जाए, आपके गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए और गरीबी मुक्त हो जाए भाई। अब देखो अगला प्रश्न है आपके, इट्टी गवर्नमेंट, ठीक है, इट्टी गवर्नमेंट जो है डिजिटेक अवार्ड 2025 राजस्थान के किस संगठन को सम्मानित किया गया था? यानी इट्टी गवर्नमेंट डिजिटेक जो अवार्ड है उसको राजस्थान के कौन सा संगठन है वो सम्मानित हुआ था? तो राजस्थान के चिकित्सा सेवा जो निगम है ये संगठन ये सम्मानित हुआ था। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो आप है, जैसे सॉल्यूशन देखो, राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा निगम है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 मार्च 2025 को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को इट्टी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम 2025 को डिजिटल तकनीक के माध्यम से ऑक्सीजन संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए दिया गया था भाई, ठीक है। किस लिए दिया गया था? तो ऑक्सीजन प्रबंधन को है वो सुदृढ़ करने के लिए दिया गया था डिजिटल तकनीक के माध्यम से, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? चिकित्सा सेवाओं में नवाचार, डिजिटलीकरण और प्रभावी संसाधनों के प्रबंधन को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य राजस्थान चिकित्सा जो सेवा निगम है इसका उद्देश्य है ये, ठीक है। और इसको जो है इट्टी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 दिया गया था, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे देखो, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित जियान झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है भाई? यानी जियान झील कहाँ है? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में है, ठीक है। और इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है आपके है वो टाइगर झील, ठीक है। जियान झील को टाइगर झील भी जो है वो कहते हैं और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर है, ठीक है। अब आप देखो कि जो राजस्थान के सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के जंगलों में लगी आग से वन्य जीवों के अस्तित्व पर क्या है, गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वतमाला में स्थित है, जो अपनी समृद्ध विविधता और ऐतिहासिक सज्जनगढ़ पैलेस के लिए क्या है, प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। सज्जनगढ़ जो पैलेस है उससे जो उसकी तलहटी में जो उससे पहले जो नीचे स्थित है वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है और उसके पास से जो है वो सज्जनगढ़ जो है वो पैलेस जाता है, ठीक है। यानी ये अभ्यारण्य 5.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी सुरक्षा के लिए किशन पोल नामक चट्टानी दीवार है वो बनाई गई है भाई, ठीक है। और ये अभ्यारण्य चितल, पैंथर, नीलगाय, शियार, जंगली सुअर, लकड़बगा, सांबर सहित कई वन्य जीव को प्राकृतिक आवास है। इनके अलावा यहाँ पर पक्षियों और सरीसृप की भी एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ स्थित जियान झील, जिसे टाइगर झील या फिर बारी झील भी कहते हैं, ठीक है। जियान झील जिसे टाइगर झील या फिर बारी झील भी कहते हैं, अभ्यारण्य के लिए जो है वो जल संसाधन का क्या करती है भाई, कार्य करती है। राजस्थान में सहकारी समितियों के अध्ययन के लिए हाल ही में किस देश का प्रतिनिधित्व मंडल है वो आया है? यानी राजस्थान की जो सहकारी समितियां हैं उसके अध्ययन के लिए कौन सा देश का प्रतिनिधि मंडल आए हैं भाई? ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस देश का जो प्रतिनिधि मंडल आया था भाई? तो ऑप्शन से आपका सही है, कौन सा देश का? जो जाम्बिया देश है, जाम्बिया देश का जो प्रतिनिधि मंडल है वो अपने यहाँ पर आया था भाई, ठीक है। अब आगे देखो, जाम्बिया के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान में सहकारी बैंकों और समितियों की कार्य प्रणाली का अवलोकन किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल अन्य देशों का दौरा कर उनकी सहकारी व्यवस्थाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक, बीलवा ग्राम जो है वो सहकारी समिति और बड़का बालाजी प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति का क्या है, दौरा किया है। तो आपको जो है इन शब्दों का याद रखना भाई, ठीक है। बड़का बालाजी प्राथमिक दूध उत्पादक संघ है ये याद रखना है आपको। बीलवा ग्राम सेवा सहकारी समिति इसका नाम याद रखना है। और केंद्रीय जो बैंक है और अपेक्स बैंक है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये इन्होंने दौरा किया था और यहाँ पर जो है इनकी योजनाओं को सफल बनाने के प्रयासों को इन्होंने क्या किया भाई, समझा है, ठीक है। उसके बाद में देखो आप अगला, पाटली नदी का उद्गम है स्थल कौन सा है भाई? पाटली नदी हाल ही में चर्चा में रही, पाटली नदी का है वो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो देखो पाटली नदी का उद्गम स्थल है वो आपके मंदसौर मध्य प्रदेश है, ठीक है। पाटली नदी है वो मंदसौर मध्य प्रदेश से जो है वो उद्गमित होती है। और 13 मार्च 2025 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कोटा में पाटली नदी के जीर्णोद्धार का कार्य का शुभारंभ किया है। पाटली नदी 37 किलोमीटर लंबी नदी है जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से उद्गमित होकर नीमथुर की पहाड़ी से निकलकर रामगंज मंडी कोटा राजस्थान में क्या है, प्रवेश करती है, जहां इसका लगभग
जो है वो 12 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है। अंततः ये नदी सुकेत की आहू नदी में, यानी सुकेत के अंदर क्या है, आहू नदी में क्या है, इसका विलय हो जाता है। यानी जो है पाटली नदी है वो 37 किलोमीटर लंबी है, 12 किलोमीटर यहाँ पर है। प्रवेश जो है वो रामगंज मंडी में करती है और नीमथुर की जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने जीर्णोद्वार का शुभारंभ किया भाई, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 के तहत राज्य सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान दे रही है भाई? तो देखो राज्य सरकार है वो साइबर सुरक्षा पे दे रही है, इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट विनिर्माण, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में क्या कर रही है भाई, राज्य सरकार है वो इन पे ध्यान दे रही है, ठीक है, इस नीति के तहत में। आगे देखो कि जो है 9 मार्च 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 है उसको मंजूरी दी थी भाई। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, ठीक है। इस जो है नीति का उद्देश्य क्या है, युवाओं को आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित देना और जो उन्हें रोजगार के अवसर है वो सृजित करना, ठीक है। इस नीति का उद्देश्य जो है हमने पहले भी पढ़ लिया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य क्या था भाई, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए जो कार्यबल है उसको तैयार करना और औद्योगिक विकास में तेजी लाना और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई का आधुनिकीकरण करना भाई, ठीक है। राज्य सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है को उद्योग की जो नवीनतम आवश्यकता है उनके अनुसार अपडेट करेगी आईटीआई को, और जो है इसमें नए पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण मॉड्यूल और ऑन द जॉब प्रशिक्षण शामिल होगा, जिससे युवाओं को व्यवहारिक अनुभव है वो प्राप्त होगा भाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है वो प्रयोग होने वाला है, जो सुविधा है वह है वो नए शुरू होने वाला है आईटीआई के अंदर। और यहाँ पर जो है पोषण अभियान की शुरुआत कब और कहाँ की गई, ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हाल ही में इनके जो है वो 7 वर्ष पूर्ण हुए हैं, ठीक है। पोषण जो अभियान है इसका 7 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो ये जो 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से शुरू किया गया था, तब ये क्या है काफी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। काफी बार इसका जो है वो प्रश्न पूछा गया था। 8 मार्च 2018 झुंझुनू मोदी जी आए थे यहाँ पर, इन्होंने शुरुआत की थी, तो ये आपको याद रखना था पोषण अभियान, ठीक है। और जो है इन्होंने 7 वर्ष पूरे किए हैं इस बार, इसलिए ये प्रश्न है आपके वापस आया भाई। यानी 8 मार्च 2025 को पोषण अभियान ने अपने 7 वर्ष पूरे किए हैं, जिसके तहत देश भर में पोषण स्तर सुधारने और कुपोषण उन्मूलन के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। पोषण अभियान पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पोषण जो मिशन है उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू से किया था। यह लक्षित एवं एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से किशोरियों, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों यानी 0 से 6 वर्ष की जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने पर केंद्रित थी भाई, ठीक है। तो ये जो है इसका उद्देश्य था इस योजना का, और ये योजना आपको याद रखनी है। आगे देखो, राजस्थान में कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक के तहत कितने या अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों की कानूनी जांच के दायरे में आते हैं भाई। तो हमने कहा कि जो कोचिंग संस्थान है वो यदि 50 से अधिक जहां पर छात्र है वो जो है कानूनी जांच के दायरे के अंदर आते हैं। यदि वो जो है यहाँ पर जो है पंजीकरण का जो नियम है उनको पालन नहीं करती तो उनके जो प्रथम बार उल्लंघन करने पर 2 लाख का जुर्माना लगता है, दूसरी बार उल्लंघन करने पर है वो 5 लाख का जुर्माना लगता है, और उससे अधिक बार है वो या बार बार उल्लंघन करने पर है वो इनकी सदस्यता है वो जो पंजीकरण है वो रद्द किया जाता है, ठीक है। हाल ही में राजस्थान ने राज्य जो के कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने और विद्यार्थियों को सुरक्षित और उनके अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकाय और संस्थानों पर लागू होगा। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 के तहत सभी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण क्या कर दिया भाई, अनिवार्य कर दिया, ठीक है। विशेष रूप से 50 या अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थान क्या है कानूनी जांच के दायरे में आएंगे भाई। उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है, उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था भाई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा पुष्करना स्टेडियम, ठीक है। पुष्करना स्टेडियम का है भाई, बीकानेर के अंदर है, ठीक है। पुष्करना स्टेडियम बीकानेर के अंदर है। उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का है वो आयोजन किया गया, ठीक है। 1 से 7 मार्च तक बीकानेर में चतुर्थ राज्य स्तरीय उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन मास्टर उदय क्लब के द्वारा पुष्करना स्टेडियम में दूधिया रोशनी में किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 11 मैच खेले जाएंगे। जो है ये तो अपने कोई काम के नहीं है कितने मैच खेले जाएंगे, कोई नहीं पूछता, आप तो बस है पुष्करना स्टेडियम याद रख लेना उदयपुर, ठीक है। और ये भी है वो आपके कोई काम का नहीं है।
आगे देखो, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था भाई? जो है वो फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इसका आयोजन आपके जयपुर के अंदर किया गया, ठीक है। जब राजस्थान के अंदर यदि इसका जो है महत्वपूर्ण है ये भाई, राजस्थान के अंदर यहाँ पर जो है इसका आयोजन करते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आईफा अवार्ड का जो है आयोजन राजस्थान के अंदर किया गया भाई, ठीक है, जयपुर। और 9 मार्च को है इसका आयोजन हुआ था जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा जो है उसका जो पुरस्कार का आयोजन हुआ था, और इस भव्य कार्यक्रम में भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को सम्मानित करते हुए 25वीं वर्षगांठ मनाई भाई इन्होंने, ठीक है, उन्होंने 25वीं वर्षगांठ मनाई। किरण राव की सोशल ड्रामा फिल्म लापता लेडीज, ठीक है, किसकी फिल्म है भाई? किरण राव की ये फिल्म है, वो काफी पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। किरण राव की सोशल ड्रामा फिल्म लापता लेडीज को सर्वाधिक पुरस्कार मिले, इससे जिसमें मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित कई पुरस्कार है वो लापता लेडीज को मिले हैं, ठीक है। यानी इस जो अवार्ड के अंदर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो सिर्फ एक ही फिल्म का पूछा जाएगा, आपके लापता लेडीज का, ठीक है। इसके अलावा कार्तिक आर्यन ने फिल्म में भूल भुलैया 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका या पुरुष का जो है पुरस्कार जीता, जबकि राघव जुयाल ने फिल्म किल के लिए, ठीक है, फिल्म किल के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका है जो है उसका पुरस्कार जीता भाई, ठीक है। और उसके बाद में देखो, माही लुणी लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट है वो कौन तैयार कर रहा भाई, ठीक है। तो देखो, माही लुणी है, उसकी जो लिंक परियोजना है उसकी जो वेब कोर्स है ये इसकी क्या है, रिपोर्ट को तैयार कर रहा है, तो आपको याद रखना है वेब कोर्स। उसके बाद में देखो, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री ने विधानसभा को बताया कि वेब कोर्स माही नदी को लुणी नदी से जोड़ने के लिए पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना के लिए व्यवहारात्मक है वो रिपोर्ट तैयार कर रहा है। वेब कोर्स लिमिटेड जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक मिनी रतन प्रथम, ठीक है, मिनी रतन प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो भारत और विदेशों में जल, बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिक आधारित परामर्श एवं इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करता है भाई, ठीक है। सरकार द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता या फिजिबिलिटी रिपोर्ट वेब कोर्स के माध्यम से है वो तैयार कराई जा रही है भाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। C3 गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन में दक्षता है, क्या इसका उद्देश्य है भाई, ठीक है। C3 का जो है उद्देश्य है अपशिष्ट प्रबंधन और जो है आपके संसाधन दक्षता, इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्री ने सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन C3 की घोषणा की है, यानी सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन C3 है उसकी घोषणा की है। यह सतत शहरी विकास के लिए शहर दर शहर सहयोग, ज्ञान साझाकरण और निजी क्षेत्र की साझेदारी के लिए एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? एशिया प्रशांत क्षेत्र के नगरों को अपशिष्ट प्रबंधन एवं संसाधन दक्षता से जुड़ी चुनौतियों के समाधान में सहयोग करना। यानी ये हमने वो पढ़ा था, ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जो ये है इसका एशिया प्रशांत क्षेत्र का क्या है, क्षत्रिय मंच है, और वो हमने पहले ही भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने C3 गठबंधन की संरचना और परिचालन रूपरेखा को अंतिम रूप देने हेतु सदस्य देशों के एक कार्य समूह के गठन का प्रस्ताव रखा, जिससे इस पहल को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। इसकी घोषणा जयपुर के अंदर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें सत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के दौरान की गई थी। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। 12वां 3R सत्रीय जो सर्कुलर इकोनॉमी वाला है, ये हम सारा चीजें हैं पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो आप, आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? यानी आरोग्य मेला 2025 है उसका आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो 1 से 4 मार्च के दौरान जयपुर के अंदर किया गया था, ठीक है। 1 से 4 मार्च 2025 जयपुर के अंदर किया गया था आरोग्य मेला, याद रख लेना। 1 से 4 मार्च राजस्थान सरकार 4 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह आरोग्य मेला का आयोजन शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया था। आयुष राज्य मंत्री ने कहा कि निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार प्रदेश को आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा को लगातार है वो क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है भाई, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपको याद रख लेना, ये जो चीज है वो आपको ध्यान रखना थोड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप आयुष पद्धति के प्रति लोगों में रुचि बढ़ी है और ये एलोपैथी को मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है भाई, ठीक है। कौन सा भाई जो उभर रही है, आपको याद रखना है 1 से जो 4 मार्च 2025 से, और जो है इसका नाम याद क्या रखना, आरोग्य मेला, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? आपके जयपुर के जवाहर कला केंद्र में हुआ था। राजस्थान से किसे 2025 में धन्वंतरी पुरस्कार
जो है 25 से सम्मानित किया गया है धन्वंतरी पुरस्कार से। तो इसका जो है आंसर आपका ताराचंद शर्मा है। ठीक है, ये नाड़ी वैद्य है ताराचंद शर्मा, इसका याद रखना, झुंझुनू से है, ये धन्वंतरी पुरस्कार है इनको मिला है। यानी राजस्थान के नाड़ी वैद्य ताराचंद शर्मा भारत सरकार के आयुर्वेद के सर्वोच्च धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार स्वरूप इनको 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल दिया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। वैद्य शर्मा को 20 फरवरी 2025 को मुंबई महाराष्ट्र में धन्वंतरी पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान है वो तो उनको पुरस्कार दिया था। और ये कहाँ से संबंधित है आपको याद रखना, झुंझुनू जिले के बिसऊ कस्बे के निवासी है ताराचंद शर्मा भाई। ठीक है, क्योंकि धन्वंतरी पुरस्कार है वो इसका आयुर्वेद का जो है सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और ये झुंझुनू जिले के बिसऊ को ताराचंद शर्मा को दिया गया था भाई। ठीक है, तो यहाँ तक जो है अपना जो मार्च माह का करंट अफेयर है वो कंप्लीट होता है। मार्च माह के करंट अफेयर के कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, हालांकि चीजें और भी बहुत है लेकिन हमने कुछ उनमें से इंपॉर्टेंट चीजों की है जो चर्चा की है, जिसके अंदर हमारा जो है क्राइकल वाला जो हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, यानी हर महीने के अंदर जो है हमने चर्चा की थी, हर महीने के अंदर एक ना एक ऐसा जो है प्रश्न था जो पूछा गया था। और जो मुझे उम्मीद है कि आगे भी आने वाले समय के अंदर एक ना एक प्रश्न जो है वो हर पेपर के अंदर हमारे जो इन्हीं जो छोटी सी स्लाइड छोटी सी क्लास है वो पूछी जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से हैं वो पीडीएफ भी जो है वो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं और क्लास भी अगर आपने देख की लिए तो जो है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप कर लीजिए। बाकी जो है हमने दिसंबर, जनवरी, फरवरी पहले करवा दिया है और मार्च अब हो गया है, उसके बाद में अप्रैल और मई, जून बचा है, तो जल्दी ही आपको जो है वो भी आपके वीडियो मिल जाएगा भाई।